हेलो दोस्तों, दिस इज़ इजहार एंड वेलकम टू दिस चैनल स्टडी विद इजहार। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसमें हम बातें करेंगे कुछ एनालिसिस के साथ, जिसमें शुगर केन के बारे में, नाबार्ड जैसे संस्थान के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी फॉर्मेलिटी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। Consider the following statement regarding NABARD and choose the correct answer. It provides finance support to urban for urban infrastructure. It recommends to RBI on license issuance to cooperative banks only. बोल रहा है कि नाबार्ड जो एक संस्था है, ठीक है, उस उसके बारे में बोल रहा है कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस सपोर्ट करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और ये आरबीआई को रिकमेंड करता है जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको लाइसेंस इशू करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करनी है हमें आइडिया होना चाहिए नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड क्या होता है, उसके बाद उसके वर्क्स के बारे में, क्या क्या वो वर्क करता है और किन के लिए करता है, आरबीआई से उसका कैसा क्या आरबीआई को रिकमेंड करता है वो, और किन किन बैंक्स को रिकमेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर देखिए। अब जो नाबार्ड एक संस्था है ना, नाबार्ड ये रूरल एरियाज़ के लिए बेसिकली होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। तो इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन स्टेटमेंट वन गलत हो जाएगा। और ये आरबीआई को रिकमेंड करता है, बिल्कुल रिकमेंड करता है लाइसेंस इशू करने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली। ये एक्सट्रीम की बात कर रहा है। एक्सट्रीम की बात, एक्सट्रीम के सेंटेंसेस मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग होते हैं, फिर भी एक बार उसको आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है रॉन्ग होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ साथ नाबार्ड जो है वो रीजनल रूरल बैंक के बारे में भी क्या करता है, वो रिकमेंड करता है आरबीआई को लाइसेंस इशू करने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज दोनों गलत हैं। अब आते हैं हम नाबार्ड के बारे में कुछ देख लें कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड, जैसा कि हमने बताया, नाबार्ड एक हमारे देश की एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। और ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है। और ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों के लिए है। साथ ही हम बात करें तो ये क्या करता है हमारे लिए, जो कुछ जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको, उनके प्रोडक्ट को सेल करने में ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, आर्टिसंस हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म ये नाबार्ड उनको प्रोवाइड करता है, उनको सेल करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में। तो ये नाबार्ड की कंट्रीब्यूशंस इसमें है, और रुपए किसान कार्ड्स में। तो कुल मिला करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बेस्ड होता है, ये फोकस होता है। साथ ही साथ ये सुपरवाइज करता है रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को। रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। नाबार्ड को रिकमेंड किया गया था 1982 में। 1982 में इसको रिकमेंड किया था बनाने के लिए। उस समय CRAFICARD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने रिकमेंड किया था, इस पर्टिकुलर कमेटी ने 1982 में नाबार्ड को बनाने के लिए। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन थी नाबार्ड के बारे में, आप इसको फ्यूचर में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It's approved by Cabinet Committee on Economic Affairs. Minimum price at which sugar cane is purchased by sugar mills from farmers.
इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमारे जो इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स यूज हुए हैं उन सब की मीनिंग हमको पता होनी चाहिए कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है, और ये कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं, कैबिनेट कमिटी इन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या होता है, और ये कौन किससे ख़रीदता है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, हम आंसर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला स्टेटमेंट देखें। देखिए, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस वो प्राइस होता है जो शुगर मिल्स होती हैं जो हमारे फार्मर्स से मिनिमम प्राइस जिस पे क्या करती हैं वो उस पर ख़रीदती हैं किसानों से, और वो प्राइस जो होती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स वो प्राइस को अप्रूव करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री, देखिए शुगर इंडस्ट्री क्या है, ये शुगर इंडस्ट्री जो है ये पूरी तरीके से एग्रो बेस्ड है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और ये रूरल एरियाज़ के फार्मर्स के लिए लिवलीहुड का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 50 मिलियन से ज़्यादा क्या है हम फार्मर्स, शुगर केन फार्मर्स जुड़े हुए हैं, और 5 to 6 लाख के अराउंड वर्कर्स डायरेक्टली जो है इस एम्प्लॉयड शुगर मिल्स में क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। साथ ही शुगर के बारे में बात करें तो हमारी प्यारी कंट्री इंडिया जो है वो शुगर के प्रोडक्शन में शुगर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील फर्स्ट पे है और इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम इंडिया में होता है, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। ठीक है, अब कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में बात कर लें, क्योंकि ये टर्म क्वेश्चन में हाईलाइट हुआ है। कैबिनेट कमिटीज़, देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी कुछ समय पहले दो नए कैबिनेट कमिटीज़ को ऐड किया गया है, कुल मिला करके उनकी तादाद जो हो गई है वो 8 हो गई है। कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं, एक तरह की कमिटीज़ होती हैं जिसमें हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनके काम को थोड़ी सी उनको सपोर्ट करने के लिए होती हैं बेसिकली। अगर हम पूरे 8 कैबिनेट कमिटीज़ को देखें तो समटाइम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी उन के चेयरमैन कौन चेयर करता है किस कमेटी को वो पूछ देते हैं। तो पहली जो है हमारी, जैसा क्वेश्चन में ही, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये कौन चेयर करता है, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। दूसरा है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको कौन चेयर करते हैं, इसको डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसको कौन चेयर करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। कैबिनेट कमिटीज़ ऑन सिक्योरिटी, इसको कौन चेयर करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसको कौन चेयर करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। यही वो कमेटी है जो न्यूली ऐड किया गया है, इससे पहले एक कमेटी नहीं था। नेक्स्ट कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको कौन चेयर करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस में प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट ऑफ अपॉइंटमेंट कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसको कौन चेयर करता है, इसको भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इसको कौन चेयर करता है, इसको होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में कैबिनेट कमिटीज़ प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विथ रेफरेंस टू निधि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हैज़, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्वेश्चन में है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज़ लॉन्च द निधि प्रोग्राम। सेकंड स्टेटमेंट है टू पुट फॉरवर्ड द स्टूडेंट इनोवेशन टू कमर्शलाइजेशन स्टेज। आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो निधि क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से होता है या नहीं होता है, दूसरा कि ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के लिए। तो क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम देखते हैं आंसर को। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम
निधि के बारे में हमको देखना होगा कि निधि क्या होता है। देखिए, निधि जो होता है वो क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक ये पार्ट है स्टार्टअप इंडिया का, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया को अचीव करने के लिए ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया बोल सकते हैं आप। और ये एक तरीके से क्या है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम मतलब प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ये क्या करेगा, सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए से क्या होता है, ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि कल्टीवेट करता है ये नॉलेज बेस्ड आइडियाज़ के लिए, इनोवेशंस के लिए जो ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजीज़ होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम क्रिएट करता है, इनोवेशन बेस्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म की बात करें हम निधि की, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। समटाइम्स निधि के 8 कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लेता है, तो ये 8 कंपोनेंट्स हमको पता होने चाहिए। निधि के कुल 8 कंपोनेंट्स हैं, उन 8 कंपोनेंट्स के सिर्फ नेम्स भी पता होने चाहिए हमको। फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो निधि जीसीसी होती है। निधि जीसीसी जीसीसी मीन्स ग्राउंड चैलेंजेस एंड कंपटीशन। सेकंड है निधि ईआईआर। निधि ईआईआर मीन्स एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। थर्ड है निधि प्रयास। निधि प्रयास ये क्या है, ये भी इसका एक कंपोनेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयास प्रयास मीन्स प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एस्पायरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। थर्ड हो गया। फोर्थ है स्टार्टअप निधि। फिफ्थ है निधि टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। सिक्स्थ है निधि एक्सेलरेटर। सेवेंथ है निधि ट्रिपल एस सीड सपोर्ट सिस्टम। एट्थ है निधि COE। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइन एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है टू पुट फॉरवर्ड द स्टूडेंट इनोवेशन टू कॉमर्शियलाइजेशन स्टेज, तो ये बिल्कुल सही है, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HFC प्रोटोटाइप कार एंड चूज द करेक्ट आंसर। इट्स इंडियाज फर्स्ट सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड डेवलप्ड बाय DRDO। थर्ड में बोल रहा है कि फ्यूल सेल इज़ अ लो टेम्परेचर PEM प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टाइप फ्यूल सेल। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके लिए हमको इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए करते हैं एनालिसिस। देखिए, जो HFC प्रोटोटाइप कार है, HFC प्रोटोटाइप कार हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये अपने आप में इंडिया का ये इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है। ये इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है, और ये डेवलप्ड हुआ है CSIR KPIT के ज़रिए से। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके ज़रिए से ये डेवलप हुआ है। DRDO के ज़रिए से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि DRDO जो है वो हमारे मिलिट्री के लिए काम करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मैकेनिज़्म के बारे में, HFC कैसे वर्क करता है, तो ये हाइड्रोजन को लेता है प्लस ऑक्सीजन लेता है, और ये क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इसके मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ी डीप में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यही पूरा गेम प्ले करता है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमको एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाना होगा। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे दो पासेस बने होते हैं। ठीक है, इधर से क्या करती है, हमारी फ्यूल इंटर करती है हाइड्रोजन, और इधर से जो एक्सेस होता है वो निकल जाता है। इधर से क्या ऑक्सीजन इंटर करती है, ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं, और इधर से ऑक्सीजन निकल जाती है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। जब ये हाइड्रोजन इंटर करता है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एनोड पे जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो होता है
वो ब्रेक हो जाता है टू H प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, जो एनोड पे रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से देख लेते हैं। H2 ब्रेक हो जाता है टू H प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको मिलते हैं। और जो कैथोड पे रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कैथोड पे जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कैथोड पे ऑक्सीजन आता है O2 प्लस टू H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाता है, ये H2O बना देता है वहाँ पे। ठीक है, तो यह हम देख रहे हैं। और ये जो बीच में जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स होता है वही पूरा गेम क्रिएट करता है। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। और ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स की पतली मेम्ब्रेन्स होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। और ये सिर्फ क्या करती है, प्रोटॉन को कंडक्ट कराती है, प्रोटॉन को कंडक्ट कराती है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। यहाँ से प्रोटॉन कंडक्ट करेंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे, यहाँ से उनको एक पासेज मिलेगा और वो यहाँ जा कर के कनेक्ट करेंगे और एक सर्किट बन जाएगी जिससे हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया ये इसका मैकेनिज़्म। इसके साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए, ये इंडिया का इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है डेवलप्ड बाय DRDO, तो ये DRDO ने डेवलप नहीं किया, ये CSIR और KPIT ने मिलकर डेवलप किया, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है फ्यूल सेल जो होता है इसका लो टेम्परेचर PEM प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टाइप फ्यूल सेल मैकेनिज्म पे बेस्ड है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ, हम देखते हैं। ऑप्शन में अगर देखें हम, तो इसमें फर्स्ट में बोल रहा है 1 and 2, सेकंड में बोल रहा है 2 and 3, सी में बोल रहा है 1 and 3, डी में बोल रहा है 1 2 and 3। तो अगर ऑप्शंस को हम देखें तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो गलत था, और 2 गलत है तो एलिमिनेशन मेथड के जरिए से हम फर्स्ट को कैंसिल कर देते हैं। जिस जिस ऑप्शन में 2 होगा सबको कैंसिल कर देते हैं और जो बच जाएगा हमारा वो हो जाएगा। तो अगर हमको इसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता है, सिर्फ इतना भी पता है कि इसको DRDO ने डेवलप नहीं किया था बल्कि इसको डेवलप किया था CSIR ने, तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब बात हो गई है DRDO की, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें। DRDO क्या करती है, एक हमारे लिए, हमारी मिलिट्री के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए क्या करती है, ये हथियार बनाती है, टेक्नोलॉजी बनाती है। बेसिकली ये डिफेंस के लिए काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम करती है। और हेडक्वार्टर इसका DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था न्यू दिल्ली में, DRDO भवन है, उसको फॉर्मेशन इसका हुआ था 1958 में। तो ये बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है, विथ रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स INVIT, consider the following sentences. INVITs are similar to mutual funds and regulated by SEBI. INVITs are allowed to be formed in road, power transmission, gas transmission and telecom sectors. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए INVITs क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सेबी क्या होती है, और ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है करने का। तो चलिए क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये INVITs, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही बोल रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जैसा ही होते हैं और ये सेबी के ज़रिए से रेगुलेट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है वो देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग हैं अलग अलग जगहों से, और क्या है, उनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इन्वेस्ट कैसे करें, किस मार्केट में क्या चल रहा है, उनको आइडिया नहीं है। बेसिकली कहा जाए तो उनको मार्केट के बारे में एनालिसिस नहीं है, बट वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी संस्थानें हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जिनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, वो मार्केट एनालिसिस करते रहते हैं और वो इन लोगों से पैसा लेती हैं और उनके पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो ऐसी कंपनीज़ को, ऐसे इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है, अब सेबी के बारे में देख लेते हैं, सेबी क्या होती है। तो सेबी क्या है, ये हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये
क्या करती है, रेगुलेट करती है, रेगुलेटर बोल सकते हैं, ये सिक्योरिटीज़ का रेगुलेटर बोल सकते हैं इसको। सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट, सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। और ये इसका हेडक्वार्टर बात करें हम हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है। हेडक्वार्टर क्या है, सेबी का मुंबई में है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और अगर फॉर्मेशन की बात करें कब फॉर्म हुआ था, तो बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। और उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी का टैग मिला, स्टैट्यूटरी बॉडी का टैग मिला 1992 में। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट से एक्ट के ज़रिए से पास होती है। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली सेबी भी किसी एक्ट के जरिए से पास हुआ होगा, और वो एक्ट है सेबी एक्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि INVITs आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ऑप्शन सही है, INVITs आर अलाउड टू बी फॉर्म्ड इन रोड्स, पावर ट्रांसमिशन, गैस ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सेक्टर्स। देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है INVITs का वो ये होता है कि लोगों को क्या करे, ये इंकरेज करे कि वो अपना पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करें तो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स हो। जी हाँ, जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स हो, इनकम जनरेटिंग एसेट उसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती है, बेसिकली इंकरेज करती है, एक पूल का काम करती है, ब्रिज करती है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, इसके साथ ही ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और देखने के लिए शुक्रिया। अगर 1% भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।